स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस में भूगोल की क्लास स्पेशल आपके लिए चल रही है। और उसी से संबंधित हमने अब से पहले 4 क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी चौथी क्लास में चक्रवात और प्रति चक्रवात को पढ़ा था, दोस्तों हम उन्हीं से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ नए स्टेप और नए कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा समस्या ना हो। हालांकि मेरा मानना ये होगा कि आपको समस्या उत्पन्न होगी नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल से समझा भी था और उनसे संबंधित 2-4 क्वेश्चन पिछली क्लास में ही किए भी थे। तो आज होने वाली क्लास में हमारे लगभग 30+ क्वेश्चन होंगे और 2 या 3 कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चक्रवात और प्रति चक्रवात थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको रिवीजन करवाऊँ। दोस्तों, ये हमारा ग्लोब होता है या हमारी पृथ्वी हम इसे कह सकते हैं। यहीं पर दोस्तों हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री लाइन होती है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों हमारी होती है कर्क रेखा। क्या होता है दोस्तों? कर्क रेखा होती है। यहीं पर दोस्तों हमारी क्या होती है? यहीं पर होती है दोस्तों हमारी मकर रेखा। मकर, यहीं पर क्या पाया जाता है दोस्तों? हमारी मकर रेखा पाई जाती है, क्योंकि हमारे दक्षिणी ध्रुव में है। तो दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? उस कॉन्सेप्ट का नाम था दोस्तों कोरियोलिस बल, जिसके कारण सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ी थी, पृथ्वी के भूमि वाले भाग पर और जल वाले भाग पर भी निरंतर मात्रा में जब सूर्य की किरणें पड़ी थी, तो क्या हुआ था? वहाँ पर से निम्न दाब वाली वायु थोड़ी वायु गर्म होकर के ऊपर उठ गई थी, जिससे कि 2 तरह की वायु का निर्माण हुआ था। एक उच्च दाब प्रेशर वाली वायु और एक निम्न दाब प्रेशर वाली वायु। तो जो वायु जो थी उच्च दाब प्रेशर से निम्न दाब प्रेशर की ओर चलने लगी थी, तो कोरियोलिस बल के कारण क्या हुआ था? वो अपने दाएं साइड में मुड़ गई थी, जिस कारण चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण हुआ था। ये चीज़ें मैं आपको काफ़ी डिटेल से अपनी पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ। यदि आपको ये चीज़ें काफ़ी डिटेल से समझनी है तो आप हमारी पिछली क्लासों को रिवाइज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था? यहाँ से हमने पढ़ा था कि कोरियोलिस बल के कारण जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर कोरियोलिस बल के कारण कोई भी वस्तु अपने दाएं साइड में जाती है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ मुड़ जाती है दोस्तों? अपने दाएं साइड में जाती है। दक्षिण गोलार्ध में दोस्तों कहाँ मुड़ जाती है? अपने बाएं साइड। ये बातें मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ दोस्तों? अपने काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। यहीं से क्या करें, किस चीज़ का निर्माण हुआ था? यहीं से निर्माण हुआ था चक्रवात का, और यहीं से निर्माण हुआ था प्रति चक्रवात का। निर्माण क्या हुआ था? यहीं से ही हुआ था। इसी के दौरान हमने आपको बताया था कि जो हमारा ये होता है ग्लोब होता है, इसमें उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इसी के साथ में चलते हुए देखते हैं अपने क्वेश्चन, और थ्योरी के माध्यम से ही क्वेश्चन को करने का प्रयास दोस्तों हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? देखिए, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 5 सेकंड का समय आपके लिए है। आप अपना उत्तर बताइए। 5 सेकंड आपके लिए मिली है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और को आप देख सकते हैं। बताइए दोस्तों, क्या चक्रवात की उत्पत्ति 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से होती है? आप बताएंगे। क्या चक्रवात की उत्पत्ति 2 विभिन्न राशियों के मिलने से होती है? क्या चक्रवात की उत्पत्ति 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है? क्या वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन के कारण चक्रवात की उत्पत्ति होती है? देखते हैं दोस्तों। हमने जब आपको बताया था कि चक्रवात किस तरह उत्पन्न होता है, क्या बताया था? चक्रवात किस तरह उत्पन्न होता है? हमने बताया था कि एक भूमि वाला भाग है और ये जल वाला भाग है।
दो चीजें हमने आपको बताई थी। तो क्या बताया था कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें, यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य की किरणें निरंतर मात्रा में इस भाग पर भी पड़ी थी और निरंतर मात्रा में कहाँ पर पड़ी थी, इस पर जल वाले भाग पर भी पड़ी थी। तो यहाँ किस चीज का निर्माण हुआ था, वायु गर्म होकर कहाँ होती थी, यहाँ पर जल्दी गर्म होकर कहाँ हो गई थी, ऊपर की साइड हो गई थी। और यहाँ की जो वायु थी वो दोस्तों देर से गर्म हुई थी। क्या हुई थी, वायु का वहां क्या पाया था, यहाँ पर वायु दाब पाया गया था उच्च। मैंने आपको बताया था कि जो ठंडी वायु थी, ये वाली ठंडी वायु थी ना दोस्तों, जो ये वाली ठंडी वायु थी, ये इसने किस तरफ ग्रो करनी शुरू करी थी, इसने किस तरफ ग्रो करनी शुरू करी थी, निम्न दाब वाली अवस्था की तरफ इसने ग्रो करनी शुरू करी थी। तो आप बताइए, जब ये ठंडी जलवायु किधर गई, इस गर्म जलवायु के संपर्क में आई होगी, तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी। इस चीज की उत्पत्ति हुई थी, चक्रवात। ये मैं आपको काफी डिटेल से समझा चुका हूँ दोस्तों। समझा जाए ना करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मेरा मानना यह होगा, यदि किसी ने हमारी पिछली 4 क्लास यदि अच्छे से देखी है, यदि किसी ने हमारी पिछली 4 क्लास अच्छे से देखी है, तो ये क्वेश्चन उसको काफ़ी आसान लग रहे होंगे। यदि किसी ने वो थ्योरी वाली क्लास हमारी नहीं देखी है, तो मैं कह रहा हूँ ये पहले आप उन क्लासों को देख के आए तो अच्छा होगा। जब आप इस क्लास को देखना था देख लीजिए और बाद में हमारी क्लास को भी रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था हमारा, फिर बताइए दोस्तों, चक्रवात की दशा क्या होती है। अब आप मुझे बताएंगे कि चक्रवात की दशा क्या होती है। आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है। चक्रवात की दशा क्या होती है, मैंने आपको चक्रवात काफी अच्छे से समझाया था, ग्लोब के माध्यम से और रेखाओं के माध्यम से काफी अच्छी तरह से मैं आपको चक्रवात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आपने उन चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास है। क्या बताइए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्या दूसरा ऑप्शन, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्या बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, क्या इस तरह चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध दोनों में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। बताएं किस तरह से, कौन सा ऑप्शन होगा इसका। आपको भर भर के अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया कि चक्रवात है हमारा, इसमें कोरियोलिस बल के कारण जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो कोरियोलिस बल आता है और उसके कारण हवाएं अपने दाएं साइड में, राइट साइड मूव कर जाती हैं। और जो दक्षिण गोलार्ध है वहाँ पर ही कोरियोलिस बल के कारण हवाएं अपने लेफ्ट साइड में मूव कर जाती हैं। तो किस कारण चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी मैं आपको भी समझा चुका हूँ। देखते हैं, ये 2 गोलार्ध है हमारे, ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब बताएं, यहाँ पर कुछ वायु चलनी शुरू होगी, अपने दाएं साइड में मूव कर जाएगी, इस तरह चली, यहाँ से चलेगी तो किस तरफ चलेगी दोस्तों, इस तरफ चलेगी, यहाँ से चलेगी तो किस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी, यहाँ से चलेगी तो किस तरफ, इस तरफ जाएगी। तो क्या आप हमें यहाँ पर एक बात बताएं, यहाँ पर एक चक्र का निर्माण हो रहा दोस्तों, नहीं हो रहा, यहाँ पर एक चक्र का निर्माण हो रहा है। किस चीज का निर्माण हो रहा है, चक्र का निर्माण हो रहा है, जो कि किस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ घूम रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज एक चक्र का निर्माण हो रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात का उत्पत्ति होगी। दूसरा, जो दक्षिण गोलार्ध है वहाँ पर हवाएं किस तरफ मूव कर जाती हैं, अपने बाएं साइड मूव कर जाती हैं। किस तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों, अपने बाएं साइड मूव कर जाती हैं, हवाएं अपने बाएं साइड मूव कर जाएंगी। कहाँ मूव कर जाएंगी दोस्तों, अपने बाएं साइड मूव कर जाएंगी। कहाँ मूव कर जाएंगे अपने, अब देखा ऊपर से हमारा बायां हाथ किस तरफ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस तरफ पड़ा हमारा बायां हाथ, इस तरफ पड़ा कि नहीं पड़ा, यहाँ से कोई वायु किस तरफ जाएगी दोस्तों, इस
तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अब एक बार बताओ, तो यहाँ से चक्रवात उत्पन्न हो रहा है वो किस साइड उत्पन्न हो रहा है, वो इस साइड उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस साइड, मतलब घड़ी की दिशा में, इस साइड घड़ी की दिशा में चक्रवात की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन से गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्या हो रही है, क्लॉकवाइज। CW का मतलब दोस्तों कितना क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आप अच्छे से समझ सकते हैं, कंपटीशन के बच्चे हैं। तो क्या है, क्लॉकवाइज दक्षिण गोलार्ध में चलता है चक्रवात, और एंटी क्लॉकवाइज में चलता है उत्तरी गोलार्ध में। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। बात सही है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के क्या चलती है, अनुकूल चलती है। क्या चलती है दोस्तों, अनुकूल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था, आप मुझे बताएं, अगला क्वेश्चन क्या था। चक्रवात की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है। क्या चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है, क्या चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है, क्या चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है, क्या चक्रवात की आकृति त्रिभुजाकार होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपके पास में 5 सेकंड का समय है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है। मेरा मानना ये होगा कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बताएं कौन सा ऑप्शन है। चलिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या था हमारा, गिलोब था। क्या था दोस्तों, गिलोब था। आप बताओ, उत्तरी गोलार्ध की बात करो या दक्षिण गोलार्ध की। जब हमारा ये हवाई गति चल रही थी, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे थे हम, कोई भूमि का भाग है, जैसे इतनी मान लीजिए कोई भूमि का भाग है उत्तरी गोलार्ध में, क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर। आप ये नदर्न या सदर्न किसी भी हेमिस्फीयर की बात कर सकते हैं। हेमिस्फीयर की बात हम कर सकते हैं गोलार्ध, हेमिस्फीयर को इंग्लिश में कहते हैं गोलार्ध कहते हैं। तो क्या हुआ, नदर्न हेमिस्फीयर कोई भी चीज कहाँ हो जाएगी, अपने दाएं साइड में ऊपर जाएगी। कहाँ ऊपर जाएगी, अपने दाएं साइड। कहाँ ऊपर जाएगी, अपने दाएं साइड। कहाँ ऊपर जाएगी, अपने दाएं साइड। आप बताइए इसमें किस तरह की आकृति का निर्माण हो रहा है चक्रवात में। ये गोलाकार आकृति का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चक्रवात की आकृति में गोलाकार आकृति का निर्माण होता है, जो कि हमने आपको सिद्ध करके दिखाया दिया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखना, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, बताएं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। जो आपका चक्रवात होता है, चक्रवात जो होता है जो ये बन रहा है इस तरह से, ये हवाएं हैं, ये क्या है दोस्तों, हवाएं हैं। इस चक्रवात का ये वाला केंद्र क्या कहलाता है दोस्तों, चक्रवात का ये वाला केंद्र क्या कहलाता है। यदि दोस्तों ऑप्शन में चसरू और केंद्र, यदि दोनों ऑप्शन में है, क्या है दोस्तों, यदि दोनों ऑप्शन में है, यदि ऑप्शन में दोनों है तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, चसरू। यदि चसरू ऑप्शन में नहीं है, केवल केंद्र ऑप्शन में है और अन्य ऑप्शन है, तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो यदि दोनों ऑप्शन में है तो प्रायिकता हमें ए को देनी है, मतलब चसरू को देनी है। यदि ऑप्शन चसरू ऑप्शन में नहीं है तो हम केंद्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, केंद्र कह सकते हैं। ठीक है, मानना होगा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको चक्रवात के समय पे जब मैं चक्रवात आपको पढ़ा रहा था तो 2-4 मेजर पॉइंट में आपको बताना भूल गया था, या फिर मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि उन चीज़ों को मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिद्ध करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चक्रवात की आंख की एक विशेषता क्या है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है, बताइए चक्रवात की आंख एक किस चीज की विशेषता है। आपका ये जो पीडीएफ है, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल, कौन से
टेलीग्राम चैनल पीके क्लासेज। कौन से चैनल दोस्तों? पीके क्लासेज। आपके अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पीके क्लासेज पर पीके क्लासेज पर आपको मुफ्त में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का? चलिए मैं कराता हूँ। जो ऑप्शन नंबर 5 है, क्वेश्चन कटौती करती थोड़ी, चक्रवात की आंख एक विशेषता किस चीज की है? चक्रवात की आंख एक विशेषता किस चीज की है? क्या ऑप्शन नंबर ए की है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की है, या पृथ्वी चक्रवात की है, या उष्ण चक्रवात की है, या ओवलेट वातावरण की है? ये चीजें दोस्तों अलग होती है। ये क्या होती है? एक अलग चीज है, और हालांकि चक्रवात से भाग होता है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो चक्रवात क्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की होती है। किस चीज की होती है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की होती है। अब आपको बता दूं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या है। आपको देखिए ये क्या है आपका, ये आपका ग्लोब है कि नहीं है? यहाँ पर आपको 0 डिग्री लाइन नजर आ रही है। कौन सी लाइन? 0 डिग्री लाइन, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे कहते हैं दोस्तों कौन सी? कर्क रेखा। तो यहाँ से 5 डिग्री ऊपर और यहाँ से 5 डिग्री नीचे, इसको छोड़ करके जो यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में, और जो आपको इस वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो आपको चक्रवात उत्पन्न होंगे उनको कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फ्रंटल वर्षा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? अब आप बताएं फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? आप बताओगे भैया आपने तो हमें फ्रंटल वर्षा बताया ही नहीं, क्या कहें, आपने नहीं पढ़ाया, हम इस क्वेश्चन में कैसे करें? लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कंसेप्ट शुरू में पढ़ाया था चक्रवात का, मैं उसमें आपको सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है, आपको क्या नहीं है, पता नहीं है कि भैया ने क्या क्या बता दिया, क्या क्या पढ़ा दिया। ये फ्रंटल वर्षा आपको क्लियर हो चुकी है, लेकिन नाम देखकर अजीब लग रहा है, क्या पता नहीं क्या होगा ये फ्रंटल वर्षा, मुझे नहीं पता। जब वर्षा की बात आएगी ना, सभी प्रकार की वर्षाएं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये फ्रंटल वर्षा है तो क्लियर हो चुकी है। वो देखिए कैसे, क्या बताएं, फ्रंटल वर्षा सामान्य धारा होती है, क्या समुद्री धारा होती है, या चक्रवातीय गतिविधि से होती है, या पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन से होती है? बताइए चक्रवातीय फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? अब आप बताओ, ये जो हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा कोई भाग था भूमि का, जहाँ पर क्या पड़ा था, ये हमारा कोई भाग था भूमि का, यहाँ पर क्या था, समुद्र था, इसके आसपास में जल वगैरह था कि नहीं था? ये भूमि थी, सूरज का प्रकाश यहाँ से निरंतर पड़ रहा था, इस साइड भी और इस साइड भी। वायु भूमि की बात की वायु क्या थी, गर्म हुई और ऊपर उठना शुरू हो गई, और तो जल देर से गर्म हुआ, जल क्या हुआ था, देर से गर्म हुआ था, तो यहाँ की वायु इस साइड में आना शुरू हो गई थी या नहीं हो गई थी? यहाँ पर वायु कैसी थी दोस्तों? ठंडी वायु थी। जल के पास में किस तरह की वायु थी? ठंडी वायु थी। और यहाँ पर किस तरह की वायु हो गई थी? गर्म वायु। तो आप बताओ, जब गर्म वायु का, हालांकि ऐसा नहीं कि सारी की सारी वर्षा यहाँ से ऊपर उठ गई होगी, नहीं, यहाँ पर कुछ मात्रा में वर्षा पहले भी रह चुकी है, मौजूद थी। तो जब ये ठंडी वायु किससे मिलेगी दोस्तों? जब ये ठंडी वायु इस गर्म वायु से, इससे इस गर्म वायु से मिलेगी, इस गर्म वायु से मिलेगी यहाँ पर आकर के, तो किस चीज का निर्माण होगा? इस कारण जो वर्षा उत्पन्न होती है, उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? फ्रंटल वर्षा कहते हैं। तो आप इस चीज को अपने में नोट कर सकते हैं कि ठंडी व गर्म जलधारा, गर्म वायु के निर्माण के कारण वर्षा
फ्रंटल वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फ्रंटल वक्र कहलाती है। फ्रंटल वक्र कहलाती है। ये चीज आपको इसके साथ में कंसेप्ट के साथ में क्लियर हो गई। और जब ये वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो किस कारण होती है? वो चक्रवातीय गतिविधि के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। किस कारण उत्पन्न होती है? चक्रवातीय गतिविधि के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। क्या है दोस्तों? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। क्या ये ऑप्शन सही है? या उत्तरी गोलार्ध के, या बताएं उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्ती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन है? हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? यदि आप कह सकते हैं कि यूपीएसआई में मिल सकता है या फिर पीसीएस का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह का। इस तरह की फॉर्म में जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो पीसीएस के मेंस और प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आईएएस के प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है, जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है, कौन सा होता है दोस्तों? तो जीएस पेपर फर्स्ट होता है, वहां पर ये चीजें पूछी जाती है। वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह के फॉर्मेट में बने हुए क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए क्या चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है? उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्ती है। बताएं ये क्या है? कोई भाग था हमारा, यहाँ से क्या हो रही थी? किसी भी चक्रवात की बात करें, दक्षिण वाले चक्रवात की या उत्तरी गोलार्ध वाले चक्रवात की, यदि हम उत्तरी गोलार्ध वाले की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले चक्रवात की बात करें, तो हमारे साथ वही कहाँ मुड़ जाएगी? अपने दाएं साइड। कहाँ मुड़ जाएगी दोस्तों? दाएं साइड। किस साइड? दाएं साइड। कहाँ मुड़ जाएगी? दाएं साइड, दाएं साइड, दाएं साइड, दाएं साइड और दाएं साइड। तो आप बताओ यहाँ पर वर्षा किस दिशा में चल रही है? दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है? या फिर आपको उत्तरावर्ती दिशा में नजर आएगी चलती हुई? तो दक्षिणावर्ती में चल रही है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही हुआ। कौन सा होगा दोस्तों? ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हुआ? सही हो जाएगा। अब चलते हैं इस बार ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। चक्रवात क्या है? एक निम्न दाब तंत्र है। आपसे मैं पूछने लगूं कि जब यहीं पर मैं आपसे पूछने लगूंगा कि जब हमने ये चीजें पढ़ी थी, कौन सी वाली? जब हमने ये चीजें पढ़ी थी तो ये कोई हमारा क्या था? भूमि का भाग था। भूमि भाग था। तो क्या हुआ था? ये वाला हमारा जलीय भाग था। कौन सा भाग था दोस्तों? जलीय भाग था। तो मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ से सूरज की किरणें इधर भी डायरेक्ट रूप से पड़ी, हम पर इधर भी डायरेक्ट रूप से पड़ी थी और इस जलीय भाग में इधर डायरेक्ट रूप से पड़ी थी। तो क्या हुआ था? ये यहाँ की वायु क्या हुई थी? गर्म होकर के वायु गर्म होकर के कहाँ उठी थी? ऊपर उठ गई थी। यहाँ पर कौन सी वायु थी अभी? ठंडी वायु, ठंडी वायु। तो यहाँ की वायु ने किस तरफ मूव करा था? यहाँ की वायु ने मूव किस तरफ करा था? इस तरफ करा था। और जो हमारा भूमि वाला भाग था, वहां पर किस चीज की उत्पत्ति हुई थी? वहां पर निम्न दाब की उत्पत्ति हुई थी कि नहीं हुई थी? यहाँ पर क्या था दोस्तों? उच्च दाब था। क्या था? उच्च दाब। उच्च दाब क्या था? वायु का उच्च दाब था यहाँ। और यहाँ पर क्या था? इस वाले भाग में क्या था? इस वाले भाग में क्या था दोस्तों? निम्न दाब था। निम्न दाब। तो क्या हुआ? हमारी पहली वाली बात सही हुई कि नहीं हुई? हमारी पहली वाली बात भी क्या हुई? सही हुई। ये वाली बात भी क्या हो गई? हमारी सही हुई। तो जब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो बताइए क्या केवल ऑप्शन नंबर बी से ए सही है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। क्या केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी तो सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें दोनों सही है? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? इसका सी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस में भर भर कर पूछे जाते हैं। ऐसा होते हैं भर भर के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस चीज को यहाँ पर रट के आपने क्या किया होता? चक्रवात प्रति चक्रवात को रट लिया होता, तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाते? मेरा मानना होगा कि या तो आप तुक्का लगाते या फिर क्वेश्चन को छोड़ आते। उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि भाई आप ज्योग्राफी को थ्योरी के माध्यम से पढ़ें, मैप के माध्यम से पढ़ें, ग्लोब के माध्यम से पढ़ें,
और उससे भी अच्छा क्या होगा, आप बी के परिवार के साथ में जुड़े और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि भैया पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, पता नहीं कितना पढ़ाया लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ, मैं आपकी ये वाली बात क्लियर कर दूँ कि यदि आप बीके क्लासेस परिवार के साथ में, क्या बीके क्लासेस परिवार के साथ में जुड़े रहे, यदि आप हमारे चैनल बीके क्लासेस परिवार के साथ में जुड़े रहे, तो मेरा मानना ये होगा कि यदि ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी या मैथ के तो आप 95% नहीं कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए कितने कर सकते हैं दोस्तों, 95% ही सही कर सकते हैं। इसमें लोग भैया सर हमारे मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको जीएस की बात करूँ, यदि आप हमारे परिवार के साथ में जुड़े रहे, बीके क्लासेस परिवार के साथ में जुड़े रहे, तो 19% प्लस आप क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। 19% प्लस क्वेश्चन क्या है आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। और बात करूँगी अपने कंटेंट की, जिस तरह का डाटा आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह का डाटा आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उससे 95% एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं किताबों को रिप्लेस कर दूंगा, किताबों को कोई मास्टर रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरा मानना ये होगा आप यहाँ से भी हमारे साथ में ज्योग्राफी पढ़ते चले और आपको ज्योग्राफी की जो भी किताब अच्छी लगे, मैं यहाँ पर किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दूँ ज्योग्राफी की आपको जो भी किताब अच्छी लगे आप साथ के साथ में पढ़ते चलें, क्योंकि किताबों को हम कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, किताबों को हम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें किताबें दे सकती हैं वो हमें नहीं मिल सकता। लेकिन क्या होगा, आपको यहाँ तक सही गाइडलाइन और सही कंटेंट यदि कहीं मिल सकता है तो कहाँ मिलेगा दोस्तों, यदि आपको सही गाइडलाइन और सही कंटेंट यदि आपको मिलेगा तो बीके क्लासेस परिवार पर आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चक्रवात एक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बताइए टी मापक स्केल निम्न में से किसका मापन किया जाता है। एक होता है टी मापक स्केल, उससे किसका मापन किया जाता है, क्या बताना चाहेंगे। आपके सामने 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। बताइए क्या भूकंप तरंग से मापी जाती है, क्या पवनों की गति से मापी जाती है, क्या चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है, क्या वर्षा की मात्रा उससे मापी जाती है। बताइए टी स्केल किस तरह का यंत्र है, माना होगा उससे क्या मापा जाता है, उससे चक्रवातों की गति मापी जाती है। क्योंकि जो आपका भूकंप है क्या है दोस्तों, जो आपका भूकंप है, भूकंप किससे मापा जाता है, ये उससे मापा जाता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल से क्या मापा जाता है, आपका भूकंप मापा जाता है। और टी मापक यंत्र टी स्केल इससे क्या मापा जाता है, इससे मापी जाती है चक्रवातों की शक्ति। पवनों की गति किससे मापी जाती है, वायुदाब किससे मापा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वायुदाब को मापने का यंत्र क्या है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छी तरह के मिलने वाले हैं। फिलीपींस, जापान, चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं। सभी को पता है भैया कि फिलीपींस, जापान यहाँ पर चक्रवात वगैरह आते ही रहते हैं। ये कहाँ पड़ते हैं हमारे, ये हमारे पैसिफिक ओशन में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पड़ते हैं। तो बताइए उन्हें क्या कहा जाता है, क्या आप बताओ, क्या उनको हरिकेन कहा जाता है, या उनको टोर्नेडो कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है, या विली कहा जाता है। मैंने आपको काफी अच्छी तरह से कल मैप के माध्यम से इन चीज़ों को समझाया था कि विली कहाँ के
ये वाला मिनीबिली कहाँ पर आता है, टाइफून कहाँ पर आता है, टोर्नेडो कहाँ आता है, हरिकेन कहाँ आता है, चक्रवात कहाँ आते हैं, या फिर बताया था कि नहीं बताता, तो काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें आपको समझाया था। बताए कि फिलीपींस और जापान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या तूफान आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हरिकेन कहा जाता है कि नहीं? उन्हें हरिकेन नहीं कहा जाता। ये कहाँ का है? ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का है। कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ आता है? हरिकेन नॉर्थ अमेरिका में आता है। ये वाला कहाँ आता है दोस्तों? टोर्नेडो, ये भी आता है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ आता है? पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन में भी स्पेशल कहाँ आता है? ये आपका आता है मिसिसिपी में, मिसिसिपी में। अब बताएं टाइफून कहाँ पर आता है, मिनीबिली कहाँ पर आता है? ये वाला ऑप्शन कहाँ है? ये वाला कहाँ जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसी सॉरी मिनीबिली कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा आपका? सी, टाइफून। टाइफून दोस्तों कहाँ पर आता है? टाइफून आता है फिलीपींस, जापान, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी में। जो आपका साउथ चाइना सी वाला भाग है वहाँ पर टाइफून आता है। इस तरह से आपको आसान तरीके से याद हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हरिकेन कहाँ चलते हैं? आप बताओ हरिकेन चलते कहाँ हैं? आपको अभी काफी अच्छी तरह समझाया था हरिकेन कहाँ चलते हैं। क्या मिसिसिपी घाटी में हरिकेन चलते हैं? चीन सागर में हरिकेन चलते हैं? सहारा मरुस्थल में हरिकेन चलते हैं? या यूरोप में हरिकेन चलते हैं? बताइए कहाँ पर चलते हैं हरिकेन? आपको अभी बताया था कि मिसिसिपी घाटी नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती है। वहाँ पर क्या चलते हैं? यहाँ पर टोर्नेडो और हरिकेन दोनों प्रकार के चक्रवात आते रहते हैं। टोर्नेडो काफ़ी हाई लेवल का चक्रवात होता है जिससे जान मान की हानि होती है, वो काफ़ी होती है। और जो हरिकेन है ये भी एक चक्रवात का ही नाम है। तो बताइए कहाँ पर आता है? क्या यूरोप में आता है? क्या ये वाला चक्रवात यूरोप में आता है? जी नहीं। क्या ये वाला चक्रवात सहारा मरुस्थल में आता है? जी नहीं। क्या साउथ चाइना सी में आता है? यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि हमारा दक्षिण चीन सागर है जिसे हम कहते हैं साउथ चाइना सी के नाम से जानते हैं। इसमें अनेक देश पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर से अनेक देश लगे हुए हैं, लेकिन हिंद भारत के नाम पर उसका नाम पड़ा हिंद महासागर। उसी तरह से चाइना के जो दक्षिणी भाग है जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, वहाँ पर कौन सा चक्रवात पाया जाता है? बताएं वहाँ पर कौन सा चक्रवात पाया जाता है? मैंने आपको भी बताया था कि वहाँ पर टाइफून पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइफून पाया जाता है। यूरोप में आप क्या सकते हैं? तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? मिसिसिपी घाटी में क्या चलता है आपका? हरिकेन चलता है। मिसिसिपी घाटी नॉर्थ अमेरिका के अंदर जैसे वहाँ पर चलता है हरिकेन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? आप बताओ कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? क्या होंडुरास, ग्वाटेमाला, क्या ये टाइफून से प्रभावित रहता है? तो बांग्लादेश रहता है, फिलीपींस तथा जापान रहता है, या मिसिसिपी घाटी रहती है? बताएं टाइफून से कौन सा देश प्रभावित रहता है? आपके साथ में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए। मेरा मानना यह होगा आपने यदि हमारी कल की क्लास अच्छी तरह से देखी और समझी है तो आप इसमें से सभी क्वेश्चन, एक नहीं सभी के सभी क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? होंडुरास या ग्वाटेमाला? आप बताओ। ये जो होंडुरास और ग्वाटेमाला है ये लेटिन अमेरिकी देश है। कहाँ के देश है दोस्तों? लेटिन अमेरिकी देश है, लेटिन अमेरिकी। क्या यहाँ पर टाइफून चलते हैं? मैंने आपको बताया था ये कौन सा भाग था? ये नॉर्थ अमेरिका वाला भाग जो था, इस तरह से कह सकते हैं। और यहीं पर कौन सा था? यहीं पर कुछ देश पड़ते हैं जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करते हैं। यहीं पर कौन से देश पड़ते हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? लेटिन अमेरिकी देश। कौन से? लेटिन अमेरिकी देश। इन देशों कहा जाता है लेटिन अमेरिकी देश। इन देशों को क्या कहा जाता है? लेटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। तो लेटिन अमेरिकी देशों में कौन से चक्रवात आते होंगे? वहाँ पर चक्रवात में आपको भी बता चुका हूँ, हरिकेन, टाइफून, हरिकेन आता है और टोर्नेडो आता है, इस तरह के चक्रवात आते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? क्या बांग्लादेश में आता है टाइफून? क्या फिलीपींस और जापान में आता है? मिसिसिपी घाटी में आपको भी बताया था।
हरिकेन और टोर्नेडो, दो तरह के चक्रवात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आप बताओ फिलीपींस तथा जापान कहाँ पड़ते हैं? फिलीपींस तथा जापान आपको बता दूं ये पड़ते हैं दोस्तों, ये हमारा मैप है। आप एक बार देखिए, ये हमारा कौन सा है? हिंद महासागर वाला भाग है। और यहीं से यदि आप इधर चले चाइना की तरफ तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा साउथ चाइना सी। ये वाला भाग कौन सा है? साउथ चाइना सी है। और इसी के नीचे कौन सा है? यहाँ पर फिलीपींस, और आपको इसी के पास में यहाँ पर आपको जापान नजर आ रहा होगा। तो चाइना के साउथ चाइना सी वाले भाग में कौन किस तरह के तूफान आते हैं? यहाँ पर टाइफून आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? टाइफून आते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? बता सकते हैं किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय है किस नाम से जाना जाता है? टाइफून कहाँ पर आते हैं दोस्तों? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर में कौन थे आते हैं चक्रवात? टाइफून आते हैं। हरिकेन कहाँ पर आते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में। ये कहाँ आता है? ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ भागों में आपको देखने को मिलता है। और काफी हाई लेवल का तूफान होता है टोर्नेडो। बताया कौन सा ऑप्शन था? तो मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, ऑस्ट्रेलिया वाला, ओशिनिया वाला, वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पर आता है दोस्तों VBB। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। निम्न में से किस भाग में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? आपसे पूछने लगो कि चक्रवातीय गति का अभाव किस भाग में पाया जाता है, तो आप बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन में सही होगा? क्या हरिकेन में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टोर्नेडो में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टाइफून में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? या फिर पापाग्रह में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? आपसे पूछने लगो चक्रवात क्या होते हैं? आपको मैं समझा चुका हूँ काफी अच्छी तरह से कि चक्रवात होते क्या हैं, किस तरह चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस तरह से होती है, किस तरह जिनकी दिशा होगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी। तो एक बार आपको फिर रिवाइज करोगे। ये चक्रवात है दोस्तों। ये क्या है? चक्रवात है। सदर्न हेमिस्फीयर में किस साइड चलेंगे? यदि हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे के बाद तो किस साइड चलते हैं? अपने लेफ्ट साइड। किस साइड चलेंगे दोस्तों? अपने लेफ्ट साइड। लेफ्ट 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 लेफ्ट। किस चीज का निर्माण हो रहा है दोस्तों? चक्रवातीय गति का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आप ये बताओ जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, क्या ये चक्रवात का एक नाम है? नहीं है। ये क्या है दोस्तों? चक्रवात का एक नाम है। क्या है दोस्तों? चक्रवात का नाम है कि नहीं है? ये हमारा एक चक्रवात का नाम है। टोर्नेडो क्या है? ये भी एक चक्रवात का नाम है। टाइफून क्या है? ये भी एक चक्रवात का नाम है। और यहाँ पर पूछा गया है कि अभाव पाया जाता है। अभाव का मतलब होगा कि नहीं पाया जाता। अभाव या नहीं दोनों एक ही शब्द हो सकते हैं। तो पापागेरो ये क्या है? हमारा चक्रवात का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित भौर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चक्रवात की उत्पत्ति थी, उनसे संबंधित जो भौर सिद्धांत था उसके प्रतिपादक कौन थे? उसके प्रतिपादक कौन थे? बताएं। क्या बर्कनीज उसके प्रतिपादक थे? नेपियर उसके प्रतिपादक थे? लैम्पर्ट उसके प्रतिपादक थे? या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देना होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपने मेरी पहली क्लासें देखी हैं तो मैं चक्रवात को शुरू करते हुए ही बताया था कि चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित भौर सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, इसलिए आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। टोर्नेडो का मुख्य संबंध कहाँ से होता है? आप बताओ, टोर्नेडो का मुख्य संबंध कहाँ से होता है?
मैंने आपको बताया था कि टोर्नेडो जो है उसका मुख्य संबंध किस देश से होता है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रति चक्रवात कब उत्पन्न होते हैं, टाइफून कहाँ पर आता है। आपको समझा चुका हूँ कि टाइफून कहाँ आता है, हरिकेन कहाँ आता है, और कह रहा है कि अवेलेबिलिटी कहाँ पर आता है। चक्रवात के नाम देकर के आपको मैं मैप के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कहाँ देना होगा? कहाँ देना होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना होगा। क्या उत्तरी अमेरिका में आते हैं? आपको मैंने ही बताया तो उत्तरी अमेरिका में किस तरह के तूफान आते हैं। उत्तरी यूरोप में आते हैं, या साउथ चाइना सी में आते हैं, या दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ देना होगा? कमेंट बॉक्स में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था? चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवरीय वातावरण सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, तो चक्रवातीय गति होती है, ये क्या होता है? हमारा ग्लोब होता है दोस्तों। 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा, ये क्या है दोस्तों? हमारी मकर रेखा। मैं आपसे पूछना चाहूँ इसी ग्लोब के अंदर कि यहाँ पर ध्रुव कहाँ पाए जाते हैं? ये तो आया था नॉर्थ ध्रुव, ये कहाँ पाया जाता है? साउथ ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल। ये कहाँ पाया जाएगा? हमारा साउथ पोल। तो आप बताओ, इसमें जो ध्रुव है हमारे, उन ध्रुव में ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत को प्रतिपादक निम्न से किसने किया था? क्या नेपियर ने किया था, या फिर राय ने किया था, टोर बर्नौली ने किया था, या फिर जे बर्गनीज ने किया था? तो मैं आपको बता दूं, जे बर्गनीज साहब थे हमारे, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, वो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था हमें ध्रुवीय वातावरण का सिद्धांत। किसने दिया था दोस्तों? हमें जे बर्गनीज ने दिया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ध्रुव होते क्या है? मैं आपको अपनी पहली क्लास में बता चुका हूँ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की व्याख्या नहीं करता? कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की व्याख्या नहीं करता? आप बताओ। प्रगामी सिद्धांत नहीं करता, ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत नहीं करता, भंवर सिद्धांत नहीं करता, गतिक सिद्धांत नहीं करता। बताओ कौन सा सिद्धांत नहीं करता? तो क्या हो जाएगा? ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत कौन थे? जे बर्गनीज ने दिया था। और सिद्धांत कौन सा बताया था मैंने आपको? जब आप देख रहे होंगे आपके पास कोई नदी होगी, या फिर कहीं पर समुद्र, या फिर कोई जलधारा होगी, आपने उसके आसपास में इस तरह से घूमता हुआ चीज़ें देखी कि नहीं देखी हैं? इस तरह से चीज़ें घूमती हैं। यहाँ पर क्या होता है? जल। क्या होता है? जल का केंद्र बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब भंवर कहते हैं। मतलब गोल गोल इस तरह घूमती हवाएं होती हैं, जल होता है, भंवर कहते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति चक्रवातों में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? हाँ, ये पाई जाती है। गति का सिद्धांत, वायु गति का सिद्धांत पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? क्या तरंग का सिद्धांत कहीं पर चक्रवात में संबंधित है? जी नहीं। वो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? मैंने आपको कई बार क्वेश्चन समझाया था और कराया भी था कि टाइफून नामक चक्रवात से क्या होता है? टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? भर भर के मेन क्वेश्चन को आपको समझा चुका हूँ कि टाइफून कहाँ आता है, हरिकेन कहाँ आता है, टोर्नेडो कहाँ आता है। शुरू में मैंने आपको मैप के माध्यम से इन चीज़ों को समझाया था। यदि आपने हमारी पुरानी क्लास देखी है तो क्या कर सकते हैं? आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर ले जाएंगे। यदि आपने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी है तो मेरा मानना ये होगा आपको कठिन क्वेश्चन लग रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको हमारी क्लास देखनी है। उसके बाद में आपको फिर रिवर्स में, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई इसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप हमारी पुरानी वीडियो देखें और फिर दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस बात की आपको 100% गारंटी मिलने वाली है। तो क्या बताओ कि टाइफून ऑस्ट्रेलिया में आते हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आते हैं बीडी। किस तरह के तूफान वहाँ पर आते हैं? बीडी नाम का चक्रवात वहाँ पर आता है। क्या पश्चिमी द्वीप समूह में आते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह लैटिन अमेरिका, वहाँ पर क्या आता है? हरिकेन। क्या आता है दोस्तों? हरिकेन। या उपयुक्त सभी में आता है? जी नहीं। जो ये वाला तूफान का टाइफून ये पर कहाँ आता है? चीन सागर में।
कहाँ पर आता है दोस्तों? साउथ चाइना सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरह से समझ के इसका उत्तर आपको देना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलती है। इस सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीएससी यूपीएससी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? यदि आप आईएएस प्रीलिम्स या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कहाँ पर? यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चन मिलता है। और जो स्टेट बीसीएस होता है, क्या होता है दोस्तों? स्टेट बीसीएस होता है, वहां पर भी क्या पूछे जाते हैं? जैसे कि स्टेट बीसीएस, वहां पर भी क्या पूछे जाते हैं? प्री प्लस मैथ्स, दोनों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन होगा इसका? मैंने आपको सब तरह के क्वेश्चन काफी अच्छी तरह से समझाए थे। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका चक्रवात है, ये कहाँ आता है? ये भारत में आता है दोस्तों। कहाँ आता है? भारत में आता है। मैं आपको टाइफून अभी बताया था, कहाँ आता है दोस्तों? ये पूर्वी एशिया हम किसे कहते हैं? जो हमारे साउथ चाइना सी से लगे हुए देश हैं, हमने पूर्वी एशियाई देश कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी एशियाई देश कहते हैं। जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, और आपका हमारा मलेशिया, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और आपका इस तरह के जो देश हैं इत्यादि, उनको हम कहाँ रखते हैं? पूर्वी एशिया में रखते हैं। तो पूर्वी एशिया में कौन से तूफान आते हैं? टाइफून आते हैं। तो गिली कहाँ पर आता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया में आता है। प्रभंजन कहाँ पर आता है? यूएस में आता है। तो बताओ चक्रवात ए का ऑप्शन नंबर 4 कौन से में है? 2 में है। इनको करने का सही तरीका ये होता है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इनमें से कोई सा हो सकता है। अब आप बताओ बी का पहला कौन से में है? बी का पहला इसमें है। तो हालांकि क्वेश्चन यहीं पर आकर सिद्ध हो गया है 2 ऑप्शन से ही। क्या हो गया? 2 ऑप्शन से हम इसको एलिमिनेट ट्रिक से कर ले गए। फिर आप देखेंगे कि विली मतलब ऑस्ट्रेलिया, बी का तीसरा कौन से में है? डी का तीसरा यहीं पर है। आपको देखना होगा कि चक्रवात तो हमने कर लिया, टाइफून सी का दूसरा कौन से में है दोस्तों? यहाँ पर है। तो क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ दोस्तों? सही हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में यदि आपको दो ऑप्शन भी यदि आप सही मिला पा रहे हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या होती है? अब बताओ, जो पृथ्वी चक्रवात होता है किस तरह की इसमें विशेषता होती है? हमने आपको बताया था कि पृथ्वी चक्रवात जो होता है वो चक्रवात का उल्टा होता है। तो आप बताओ, क्या पृथ्वी चक्रवात में तापमान में वृद्धि होती है, तेज पवन आती है, स्वच्छ आसमान होता है, तीव्र वृद्धि होती है? अब आप कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तो मैं आपको बता दूं, जो आपका चक्रवात है, ये वाला चक्रवात था, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी चक्रवात होता क्या है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी चक्रवात था वो होता क्या है। चक्रवात में क्या चलता है? निम्न दाब, वायु का निम्न दाब। यहाँ पर क्या था दोस्तों? ये कोई ऑप्शन स्थान ए है और ये वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर स्थान कौन सा है? स्थान है ये जल वाला या फिर कोई दूसरा भूमि वाला भाग था। यहाँ पर क्या था? निम्न वायु दाब पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? निम्न वायु, कोई उच्च वायु दाब है, उच्च वायु दाब। तो चक्रवात में होता क्या था कि इस उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर वायु चलती थी कि नहीं चलती थी? निम्न वायु दाब की ओर क्या चलती थी? वायु चलती थी। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु अपने दाएं साइड मुड़ जाती थी और दक्षिण गोलार्ध में कहाँ मुड़ जाती थी? अपने बाएं साइड में। तो उससे किस चीज का निर्माण होता था? उससे निर्माण होता था एक गोलीय भंवर धारा का। उससे किस चीज का निर्माण होता था? चक्रवात का निर्माण होता था।
और पृथ्वी चक्रवात, इसमें क्या लगा हुआ है दोस्तों, पृथ्वी, मतलब इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज की, ये जो व्यवस्था थी ये हमारी चक्रवात की व्यवस्था थी कि नहीं थी, ये हमारी चक्रवात की व्यवस्था थी। और पृथ्वी चक्रवात में इसका उल्टा हो जाएगा। पृथ्वी चक्रवात में क्या होगा, पृथ्वी चक्रवात में दोस्तों क्या होगा, पृथ्वी चक्रवात में क्या होगा, ये वाली व्यवस्था क्या थी हमारी दोस्तों, चक्रवात की थी। और जब पृथ्वी चक्रवात वाली व्यवस्था आ जाएगी उसमें क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर चक्रवात बने हुए पहले से, क्या बने हुए हैं, चक्रवात पहले से ही बने हुए हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर तो उच्च वायु दाब पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, केंद्र में क्या पाया जाएगा, उच्च वायु दाब। और यहाँ पर क्या पाया जाएगा दोस्तों, निम्न वायु दाब। क्या पाया जाएगा, निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब पाया जाएगा। तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे अपने दाईं साइड में मूव करते हुए इस तरह से इसकी तरफ मूव करने लगेंगी नहीं लगेंगी। ये चीज़ मैंने आपको काफी अच्छी तरह समझाया था और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी चक्रवात कब आता है। पृथ्वी चक्रवात उससे मानता है जब मौसम बिल्कुल स्वच्छ होता है। क्या होता है, मौसम बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपको आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। अभी मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो चक्रवात होता है, क्या होता है दोस्तों, चक्रवात, इसमें तो बनता है अंदर निम्न दाब और बाहर क्या बनता है, उच्च दाब। यहाँ से वायु इधर चलती है। ये वाली स्थिति किस चीज की थी, चक्रवात की थी। पृथ्वी चक्रवात क्या है इसका ठीक उल्टा। क्या है पृथ्वी चक्रवात, इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा उच्च दाब, यहाँ पर होगा निम्न दाब। यहाँ से वायु इस साइड में चलने लगेगी। तो ये व्यवस्था किस चीज की थी, ये थी पृथ्वी चक्रवात। तो आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। केंद्र से बाहर की ओर हवा को चलना क्या कहलाता है, पृथ्वी चक्रवात कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पृथ्वी चक्रवात में वायुदाब कहाँ पर अधिक होता है। आप बताओ, जो हमारा पृथ्वी चक्रवात होता है उसमें वायुदाब कहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या केंद्र में वायुदाब अधिक पाया जाएगा, या बाहर की ओर वायुदाब अधिक पाया जाएगा, मध्य में पाया जाएगा, या कहीं पर भी नहीं पाया जाएगा। बिल्कुल अभी मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया है। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं पृथ्वी चक्रवात, किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन एक कंसेप्ट रूप में आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको इनका सभी का कंसेप्ट समझाया था। क्या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। अगली 5 मिनट आप ध्यान से देखिए, इसके साथ में आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझ में आने वाला है। कंसेप्ट क्या है, ये कोई हमारा क्षेत्र है, ये गोलाकार आकृति है। क्या है, एक गोलाकार आकृति है। यदि मैं इसे केंद्र से इस तरह से घुमाने लगूं, इस दिशा में इसको घुमाने लगूं, तो मैं इस दिशा में इसको घुमा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताए, ये क्या होता है हमारी 0 डिग्री लाइन, ये हमारी कर्क रेखा होती है, ये क्या होती है हमारी मकर रेखा। तो मैं आपसे यहीं पर पूछने लगूं कि जो केंद्र वाला भाग है, ये वाला मेजर पॉइंट यहाँ पर उपस्थित है, मुझे आप एक बात बताओ कि केंद्र पे जो बैठा व्यक्ति है क्या वो अधिक तेज मात्रा में घूमेगा, या यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अधिक तेज गति से घूमेगा। एक ग्लोब है, चलिए इसके माध्यम से बताइए। मैं इसको जोड़ते तेज इस तरह से घुमा रहा हूँ, कहाँ घुमा रहा हूँ, इस तरह से तेज तेज घुमा रहा हूँ।
तो बताओ यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा होगा वो अधिक तेज मात्रा में घूम रहा होगा, जो 0 डिग्री लाइन है हमारी भूमध्य रेखा, या फिर यहाँ इस ध्रुवों पर बैठा हुआ व्यक्ति अधिक तेज मात्रा में घूम रहा होगा। बताओ, मेरा मानना यह होगा कि जो ध्रुव वाली व्यवस्था है यहाँ पर अधिक तीव्र गति से क्या हो रहा है, अधिक तीव्र गति से यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अधिक तीव्र गति से घूमेगा, और यहाँ पर इन ध्रुवों सॉरी भूमध्य रेखा के पास में बैठा हुआ व्यक्ति कम गति से घूमेगा। क्या घूमेगा? कम गति से घूमेगा। तो मैं आपको बताऊं कॉन्सेप्ट आपका क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था आपका? कंसेप्ट आपका यह था कि प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको यहीं पर एक बात बताई थी, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल ये मैंने बताया था कि पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। किस कारण होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। तो जहां पर पृथ्वी अधिक तीव्र गति से घूमेगी वहां पर क्या होगा? अधिक कोरियोलिस बल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अधिक कोरियोलिस बल पाया जाएगा। और जहां पर पृथ्वी के घूमने की गति क्या होगी? मंद होगी, वहां पर क्या पाया जाएगा? कोरियोलिस बल की मात्रा कम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कोरियोलिस बल कम मात्रा में पाया जाएगा। तो एक ग्लोब के माध्यम से मैंने आपको समझाया ये इस तरह से पृथ्वी घूम रही है। तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति कम गति से घूम रहा है, और जब केंद्र में ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, ध्रुवों के पास में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अधिक तीव्र गति से घूम रहा है। तो ध्रुवों पर क्या होगा दोस्तों? मैं आपसे पूछने लगूं, ध्रुवों पर क्या होगा? ध्रुवों पर अधिक कोरियोलिस बल। अधिक कोरियोलिस बल होगा कि नहीं होगा? ध्रुवों पर अधिक कोरियोलिस बल होगा, जबकि जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, क्या है दोस्तों? हमारी 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा है, वहां पर क्या होगा? वहां पर कम कोरियोलिस बल होगा, कम कोरियोलिस बल होगा। वहां पर कम कोरियोलिस बल होगा। और जो प्रतिचक्रवात होते हैं वो होते किस कारण उत्पन्न है? वो कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आप अब मुझे अपने आप बता दीजिए कि प्रतिचक्रवात जो है किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होंगे और चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। आप बता दीजिए किस क्षेत्र में उत्पन्न अधिक होंगे और कहां पर कम होंगे। तो मेरा मानना यह होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं भूमध्य 0 डिग्री लाइन पर, और जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं 90 डिग्री लाइन पर, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो मैं आपको बताऊं 0 डिग्री लाइन के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, दोनों साइड में कोरियोलिस बल का मान बहुत कम होता है। क्या होता है? बल का मान कम मात्रा में होता है। इस साइड का मतलब होता है कम। कोरियोलिस बल क्या पाया जाता है? यहाँ पर कम मात्रा में पाया जाता है। तो कोरियोलिस बल इस क्षेत्र में कम मात्रा में पाया जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या इसमें आपको कुछ रटने वाली चीज देखिए? नहीं। मेरा मानना यह है कि जो ज्योग्राफी के अंदर कुछ मेजर पॉइंट आपको हो सकते हैं जो रटने वाले होंगे, अन्यथा 80% चीजें ऐसी हैं जो केवल कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही आपको समझ में आएंगी। यदि आपने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, यदि आपने एक कॉन्सेप्ट यदि बीच में मिस कर दिया, तो मेरा मानना यह होगा कि ज्योग्राफी आपको बहुत तंग करने वाली है। यदि आपने इस चीज को कॉन्सेप्ट और थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर लिया, तो आप पढ़ाने की अवस्था में आ जाएंगे। किस चीज में आ जाएंगे? ज्योग्राफी को पढ़ाने की अवस्था में पहुंच जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये 2 बार टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा प्रतिचक्रवात है तो चक्रवात की तुलना में कैसे होंगे? छोटे होंगे, बड़े होंगे, किस तरह के होंगे? तो प्रतिचक्रवात है तो चक्रवात की तुलना में कैसे होंगे? छोटे होंगे या बड़े होंगे? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पास में 5 सेकंड का समय है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा
क्षेत्र था। यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर चक्रवात इस दिशा में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे, यहाँ पर चक्रवात इस दिशा में घूम रहे थे। मतलब है कि नदर्न हेमिस्फीयर की यदि बात करें, नदर्न हेमिस्फीयर तो उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो आपको इस दिशा में चलते हुए नजर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। तो आप बताओ कितना छोटा क्षेत्र घेर रखा था इन लोगों ने, जो हमारा चक्रवात था इस भैया ने छोटा क्षेत्र घेर रखा था कि नहीं घेर रखा था। ये हमारा इतने में कंप्लीट हो रहा था भैया, हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ये व्यवस्था किस चीज की थी, चक्रवात की थी भैया या नहीं थी। ये व्यवस्था चक्रवात की थी। और जो ये वाली व्यवस्था थी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ही चक्रवात चल रहा था। अब यहाँ पर तो उच्च दाब था, क्या था दोस्तों, उच्च दाब था। अब वायु यहाँ से निम्न दाब की ओर चलना प्रस्थान करेगी यदि हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। किसकी, नदर्न हेमिस्फीयर की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ चलना शुरू करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी। अब नदर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात बन इस दिशा में रहे थे, लेकिन किस कारण, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण वायु किस साइड में घूम जाएगी, इस साइड में घूम जाएगी नहीं घूम जाएगी। जो हमारे चक्रवात थे, हमारे वायु थी वो इस तरह से निकलती जाएगी कि नहीं जाएगी, इस तरह से। तो आप बताओ ये वाला जो चक्रवात है ये अधिक स्थान घेर रहा है या फिर ये वाला क्षेत्र अधिक स्थान घेर रहा है। पृथ्वी चक्रवात अधिक स्थान घेर रहा है, चक्रवात अधिक स्थान घेर रहा है, पृथ्वी चक्रवात। बताओ, तो मेरा मानना ये होगा, इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा जो हमारा पृथ्वी चक्रवात है वो छोटे क्षेत्र में स्थान घेरता है। पृथ्वी चक्रवात होता है बवंडर के रूप में बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अंदर समावेश कर लेता है। तो पृथ्वी चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं, लिखेंगे बड़े। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, चक्रवात सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चक्रवात सही हो जाएगा। आपने अब तक 25 क्वेश्चन करे, 25 क्वेश्चन के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा जिसमें आपको रटने की चीजें, रटने वाली व्यवस्था देखिए हो। सभी के सभी कॉन्सेप्ट इन 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी तक चल रहे हैं। कोरियोलिस बल, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वायु की दिशा, वायु का जल्दी गर्म होकर ऊपर उठना, निम्न दाब, उच्च दाब। ये चीज मैंने आपको अपनी दूसरी क्लास में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाई थी। तो मैंने कहा था कि इन चीजों का अभी यूज नहीं है, लेकिन अगली 2 क्लासों के बाद में इनका भरपूर यूज होने वाला है। तो यदि आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारी उन क्लासों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है इन 5-6 सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपने इन सिद्धांतों को मिस कर दिया तो आप ज्योग्राफी में परेशान होने वाले हैं। दोस्तों आप हमारी पुरानी क्लासों को देख लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी चक्रवात चक्रवात की तुलना में सामान्यतः होते हैं। पृथ्वी चक्रवात जो होते हैं चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं सामान्यतः, आप हमें बताएं कौन सा होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गोलाकार। आपका पूछने लगे, ये मैंने बताया था आपको, ये हमारा चक्रवात है। क्या है दोस्तों, कोई पृथ्वी चक्रवात की हम बात करें तो वायु इस तरह से बाहर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। तो किस तरह से निर्माण होगा दोस्तों इनका, इस तरह से निर्माण हो रहा है इनका, गोलाकार आकृति में निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी चक्रवात में वायु की दिशा होती है। आप हमें बता दीजिए कि पृथ्वी चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। बताओ, क्या उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। बताओ, क्या उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत होती है। क्या दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, क्या दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था। अपनी मैंने चौथी क्लास में काफी अच्छी तरह से इन चीजों का एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नदर्न हेमिस्फीयर में प्रति चक्रवात की दिशा क्या होगी। जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है ये वाला भाग है दोस्तों, ये वाला भाग है। इसमें यदि हम बात करें चक्रवात की, यदि हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी चक्रवात की, पृथ्वी चक्रवात नदर्न हेमिस्फीयर, इस NH का मतलब क्या होगा यहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जब
हमने देखा था कि वायु अपने दाएं साइड मुड़ जाती है, तो किस साइड जाएगी? अपने दाएं साइड। कहाँ जाएगी? अपने दाएं साइड। कहाँ जाएगी? अपने दाएं साइड। कहाँ जा रही है दोस्तों? अपने दाएं साइड। कहाँ जा रही है? अपने दाएं साइड, दाएं साइड, दाएं साइड। अब आप बताओ, ये जो दिशा बन रही है इस तरह से, ये किस दिशा में चल रही है? ये आपको घड़ी की दिशा के अनुकूल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जिस तरह से हमारी घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह से पृथ्वी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में चल रही है कि नहीं चल रही है? तो मतलब नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हम लिख सकते हैं इसको। CW का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर वायु कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण अपने लेफ्ट साइड में मूव कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? अपने बाएं साइड में मूव कर जाती हैं। तो देखो किस तरह से होगा। यहाँ पर जो केंद्र में वायु है वो किधर मूव कर जाएगी? अपने किधर मूव कर जाएगी दोस्तों? अपने किधर? बाएं साइड, बाएं साइड, बाएं साइड में करेगी कि नहीं करेगी? मैं आपसे पूछने लगूं किस तरह की गति हो रही है इनको? आपको सभी का साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? घड़ी के विपरीत दिशा में आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में कौन से गोलार्ध की बात हो रही है? यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर। किस चीज की बात हो रही है? चक्रवात की, पृथ्वी चक्रवात की बात हो रही है दोस्तों, पृथ्वी चक्रवात की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बताओ पहले ऑप्शन, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल है तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन थ्योरी के अंदर से, कहाँ से? थ्योरी के अंदर से, थॉट्स के अंदर से निकल कर सामने आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रटने वाली चीजें आपको हों। यदि आपने केवल MCQ के माध्यम से ज्योग्राफी को पढ़ा है तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आने वाली है। फिर कहने वाला हूँ, निम्नलिखित कथनों में कौन सा पृथ्वी चक्रवात के संबंध में सही है? बताओ पृथ्वी चक्रवात कैसी व्यवस्था है? कौन सा कथन पृथ्वी चक्रवात के संबंध में सही है? मैंने आपको पृथ्वी चक्रवात को इसी क्लास में कम से कम 10 बार एक्सप्लेन कर दिया है कि पृथ्वी चक्रवात क्या होता है, और इससे पिछली क्लासें थी उनमें मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि पृथ्वी चक्रवात क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ देना है? इसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी है? सर्वाधिक विनाशकारी है। तो दोस्तों एक बार बताओ, ये हरिकेन, टाइफून, टोर्नेडो, यहाँ पहले तो आप ये बताइए चलते कहाँ कहाँ पर है? कहाँ चलते हैं? ये कहाँ पर है दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका। कहाँ दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पर है दोस्तों? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। कहाँ पर है दोस्तों? टोर्नेडो। टोर्नेडो कहाँ चलता है? चलता है आपका अफ्रीका और दक्षिण यूरोप। तो ये तो सब क्या है? एक ही परिवार के भाग है कि नहीं है? ये सब क्या है दोस्तों? हमारे एक ही परिवार के भाग हैं, मतलब चक्रवात के ही भाग हैं। क्या है दोस्तों? चक्रवात के भाग हैं। तो आप बताओ इनमें से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? आप बताओ किसी परिवार में 4 लड़के हैं, उनमें से कोई एक सबसे अधिक नालायक होगा, 3 बेचारे बहुत शांत स्वभाव के होंगे। तो इसी तरह से इन्हीं में से कोई सा एक अधिक विनाशकारी होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? टोर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? टोर्नेडो। ये अधिक गति से चलता है, बहुत अधिक तीव्र गति से। अपने साथ में जो होता है समुद्री जल, धूल कण और जो आसपास का सामान होता है सभी को भर के ले जाता है, और गोल 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 एक बहार के रूप में, किसके रूप में? एक बहार के रूप में, तीव्र बहार के रूप में चलता है। इससे अधिक जान माल की हानि होती है। तो कौन सा जाएगा यहाँ पर? टोर्नेडो। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है? टोर्नेडो क्या है? आप बताओ क्या है टोर्नेडो? एक अति उच्च दाब समुद्री लहर है, एक भूमंडलीय पवन है, एक अति उच्च दाब केंद्र है, या एक अति निम्न दाब केंद्र है। आपके साथ आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर का जवाब आप दे सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा? टोर्नेडो क्या है? एक अति उच्च दाब केंद्र।
टोर्नेडो किस चीज का, सबसे पहले तो क्या बताइए टोर्नेडो है क्या? टोर्नेडो एक प्रतिचक्रवात का नाम है, चक्रवात का नाम है। टोर्नेडो एक क्या है? चक्रवात का नाम है। किस चीज का नाम है? चक्रवात का नाम है। और चक्रवात बनते किस तरह से हैं? ये क्या है? हमारा विभाग है, यहाँ पर चक्रवात बन रहे थे। अब चक्रवात में क्या होगा? क्या होगा चक्रवात में दोस्तों? बाहर से यहाँ पर क्या पाया जाता है? निम्न दाब। चक्रवात में क्या पाया जाता है? अंदर निम्न दाब, बाहर क्या पाया जाता है? उच्च दाब। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? अंदर तो केंद्र की तरफ निम्न दाब पाया जाता है, बाहर कहाँ पाया जाता है? उच्च दाब पाया जाता है। और इसी कारण क्या होता है? बाहर से वायु अंदर की तरफ चलने लगती है। चलने लगती है कि नहीं चलने लगती है? बाहर से वायु कहाँ चलने लगती है दोस्तों? अंदर की तरफ चलने लगती है कि नहीं चलने लगती है? वहां चलने लगती है दोस्तों, अंदर की तरफ चलने लगती है कि नहीं चलने लगती है? तो अंदर क्या पाया जाता है? ये क्या है दोस्तों? हमारा केंद्र है। क्या है दोस्तों? ये हमारा केंद्र है। क्या होगा? एक अति उच्च दाब केंद्र। क्या केंद्र के अंदर अधिक दाब पाया जाएगा? नहीं, वो प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होगी। क्या एक अति निम्न दाब केंद्र? क्या एक अति उच्च समुद्री लहर या भूमंडलीय पवन? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन। चक्रवात कब होता है? बताओ, चक्रवात की उत्पत्ति कब होगी? चक्रवात की उत्पत्ति कब होगी? बताइए, चक्रवात कब उत्पन्न होते हैं? तो मैंने आपको कई बार समझाया था कि जब भूमि के और जलीय भाग में क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गर्मी पड़ती है, तो जलीय भाग तो देर से गर्म होता है, भूमि वाला भाग थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। भूमि के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। जो समुद्री वायु हैं वो क्या होती हैं? उच्च दाब से, मतलब जहाँ की वायु नहीं ऊपर उठी वहाँ की वायु किधर चलेंगी? निम्न दाब की तरफ चलेंगी कि नहीं चलेंगी? तो किस चीज का निर्माण होगा? चक्रवात का निर्माण होगा। तो जब केंद्र में वायु, ये क्या है दोस्तों हमारा, कोई अपने भारत का एग्जाम्पल लेंगे। ये क्या है? अपना प्यारा भारत है। ये हमारा भूमि वाला भाग है कि नहीं है? यहाँ पर सूर्य की किरणें फिर पड़ी, इस जलीय भाग में पड़ी। जलीय भाग में भी फिर कितने बराबर मात्रा में पड़ रही है। वायु जल्दी गर्म, वायु जल्दी गर्म, और गर्म होकर कहाँ उठेंगे दोस्तों? ऊपर उठेंगी। लिखेंगे वायु देर से गर्म। जब जलीय भाग की वायु देर से गर्म हो गई, देर से गर्म हो गई, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? भी उच्च दाब है, उच्च दाब है। यहाँ पर क्या है? निम्न दाब है। तो यहाँ से वायु किस साइड चलनी शुरू होगी? इस साइड चलनी शुरू होगी। तो किस चीज का निर्माण होगा? चक्रवात का निर्माण होगा कि नहीं होगा? किस चीज का निर्माण होगा? चक्रवात का निर्माण होगा। तो इस व्यवस्था में आप देखिए, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब होता है तो क्या होता है? चक्रवात होता है। जब केंद्र में दाब और चारों तरफ का दाब बराबर होता है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब चारों ओर निम्न दाब होता है तो कुछ उत्पन्न नहीं होगा। जब केंद्र में उच्च दाब और चारों तरफ निम्न दाब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति हो जाएगी। किस चीज की उत्पत्ति हो जाएगी दोस्तों? प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन क्या है? चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा दक्षिणावर्ती है तथा उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है, जबकि कोशिनम वायु की बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती। तो आप बताइए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने आपको प्रतिचक्रवात और चक्रवात कई बार एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। कितनी बार? कई बार मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया है।
इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ देना होगा दोस्तों? मैं आपको फिर एक बार चक्रवात बता दूं। चक्रवात उत्पन्न किस तरह से होगा? ये निम्न दाब है, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या है दोस्तों? उच्च दाब है। यहाँ से वायु किस दिशा में चलेगी? किस दिशा में चलेगी? इस दिशा में चलेगी। तो किस चीज़ का निर्माण होगा? चक्रवात का निर्माण होगा। और ये वाली 0 डिग्री लाइन होती है यहाँ पर, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर 0 डिग्री लाइन के पास में चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल कम पाया जाता है। कोरियोलिस बल कम पाया जाएगा तो वायु सीधी भागी चली जाएगी, इधर उधर नहीं मुड़ेगी। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण तो वायु उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं साइड और दक्षिण गोलार्ध में बाएं साइड मुड़ती है। तो मैंने इन चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया है। तो मेरा मानना ये होगा, अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, अन्यथा मैं इस क्वेश्चन को आपको कल करा दूंगा। तो दोस्तों ये क्या थी हमारी आज की क्लास, यहीं पर समाप्त होती है। इसमें एक ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मेरा मानना ये होगा कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं आपको कल के लिए बता दूं, कल हम पढ़ने वाले हैं, कल क्या पढ़ने वाले हैं हम? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ के आना है, बाकी आपको हम समझाने वाले हैं। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।